हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। लास्ट वाले वीडियो में हमने ये प्रमेय एक और प्रमेय दो थी वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानीय आवर्ती होता है अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, यहाँ आवर्ती की जगह अनावर्ती था। यहाँ तक हम बात कर चुके थे। अब देखो इसके आगे है कि अशांत आवर्ती दक्षांश का ए बटा बी रूप में परिवर्तन कैसे करना, यानी कि कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इनटू द फॉर्म ए बाई, यानी कि ए बटा बी रूप में कैसे लिखना है। तो अशांत आवर्ती दक्षांश या भिन्न को ए बटा बी रूप में परिवर्तित करने के लिए निम्न चरणों का उपयोग करते हैं। चरण फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि सर्वप्रथम दी गई संख्या, इसने मान ली संख्या पी डॉट क्यू आर एस और आर एस के ऊपर बार है, वो एक्स के बराबर लिखते हैं। इसको बराबर किसके मान लिया मैंने, एक्स के मान लिया। अब इसी को जब मैं प्रसार करूँगा तो कैसे लिखूँगा, पी दशमलव क्यू फिर आर एस और आर एस। अब यहाँ बार आर एस के गुणनफल के ऊपर है, गुणनफल तो नहीं बोलेंगे, आर एस के ऊपर है। ये आर एस और आर एस का रिपीटेशन अप टू इन्फिनिटी तक चलता रहेगा आगे भी। सेकंड स्टेप क्या है, इसके पश्चात दक्षांश बिंदु को पुनरावृत पद से पहले 10 की उपयुक्त घात से गुणा करके दशमलव बिंदु को प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ 10 से गुणा करने पर प्राप्त है। जैसे यहाँ आर एस, ये जो बार वाली संख्या है, इसके पहले, तब इसके पहले और दशमलव के जस्ट बाद एक संख्या ऐसी है जिस पर बार नहीं है, यानी कि क्यू। तो यहाँ किससे गुणा किया मैंने, सबसे पहले 10 से। अगर ये संख्या इस प्रकार होती कि पी डॉट क्यू आर एस टी और इसके ऊपर बार, अगर ये संख्या इस प्रकार की होती तो मैं जब इसको एक्सपेंड करता तो क्या आता, पी डॉट क्यू आर एस टी अप टू इन्फिनिटी। तो जब मैं इसको ये फर्स्ट सेकंड चरण में गुणा करता ना, तो किससे गुणा करता, क्योंकि यहाँ एस टी के पहले कितनी संख्याएं और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, क्यू और आर, दो संख्याएं हैं। तो मैं यहाँ पे किसका गुणा करता, 100 का गुणा करता। ठीक है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। 10 से गुणा किया तो मैंने यहाँ जाएगा 10x और यहाँ आ जाएगा ये दशमलव आपका एक स्थान राइट हैंड साइड में सरक जाएगा। तो पी क्यू डॉट आर एस के ऊपर बार। फिर इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। अब स्टेप 3 क्या है, अब समीकरण 1 को 10 की उपयुक्त घात से गुणा करते हैं जो कि पुनरावृत अंकों के बराबर होनी चाहिए। यानी कि जितनी संख्या पे बार लगा हुआ है उतनी संख्या उतने ज़ीरो लगाने, यानी कि 10 की उतनी घात लेनी है। जैसे 10 की घात, यहाँ दो संख्याओं आर और एस के ऊपर बार है, तो 10 की घात 2 से क्या करना है, मुझे गुणा करना है। गुणा कर दिया दोनों साइड। ठीक है, तो समीकरण 1 को किया है और इस वाली समीकरण को किया है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, समीकरण नंबर 2 मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे। ठीक है, पर x का मान प्राप्त होता है जो कि a बटा बी रूप का होता है, यानी कि समीकरण 2 को 1 से घटा लेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट a बटा बी फॉर्म मिल जाएगी। तो एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, एग्जाम्पल नंबर 3, 2.23 के ऊपर बार का परिमेय संख्या में मान क्या होगा, ये निकालना है। इसका सोल्यूशन देखना, इसने मान लिया इसको x के बराबर, तो 2.23 यहाँ पे बार है, के ऊपर बार है। तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2.232323 ये अप टू इन्फिनिटी आगे तक जा रहा है। तो दे दिया समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद और बार के पहले कोई भी संख्या नहीं है। वहाँ जब ऊपर देखा था हमने तब क्या था, आर था वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अब फर्स्ट स्टेप में किसी का गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 को अब मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, पहले वाला कोई है ही नहीं तो डायरेक्ट किसमें, बार को देखेंगे। अब बार किन किन संख्याओं के ऊपर है, 2 और 3 के ऊपर। तो दो संख्याओं के ऊपर बार है तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो समीकरण 1 को 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा किया तो यहाँ जाएगा 100x और यहाँ जाएगा 223.2323। तो 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाओगे आप तो क्या जाएगा, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 221। तो x बराबर कितना आ गया आपका, 221/99। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया कि किस प्रकार से मुझे इसका प्रसार करना है। ठीक है, एक इसकी छोटी सी ट्रिक भी होती है कि यदि देखो अगर आपके पास संख्या कुछ इस प्रकार की है, 0.p के ऊपर एक बार, ठीक है, या फिर 0.p के ऊपर बार, या फिर आपकी संख्या है 0.p r के ऊपर बार। ठीक है, या फिर आपकी संख्या हो सकती है 0.p q और यहाँ बार किसके ऊपर है, q के ऊपर,
या आपकी संख्या इस प्रकार की हो सकती है 0 पी क्यू और आर के ऊपर बार, या आपकी संख्या हो सकती है 0 पी क्यू आर और क्यू आर के ऊपर बार, और या फिर हो सकती है 0 पी आर एस और के ऊपर बार। ठीक है, देखना इसको ध्यान से। इन सभी संख्याओं को मैं आपको बदल बदल के दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रिक है, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये भी अच्छा है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। खैर ये तो इससे तो होगा ही, ये तो कोई सा भी एग्जाम्पल अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इससे चेक करके देख सकते हो। ठीक है, और ये तो फाइनल ऑप्शन है अपने पास। और अगर टाइम बचाना हो तो टाइम बचाने के लिए अपन कैसे लिखते हैं देखना। इसको अपन लिखते हैं कि ये दशमलव हट जाएगा और पी के ऊपर बार है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ p/9 के रूप में। इस प्रकार लिखाई में आएगा। बार कितने पर था? p पर था, तो यहाँ कितने 9 आए? यहाँ पे एक बार 9 आया। संख्या को मैं कैसे लिखता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ pq/99 के रूप में। अब यहाँ पर p और q दो के ऊपर बार था। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये इस प्रकार जब कर सकता हूँ मैं, जब यहाँ पर यहाँ संख्या आगे क्या हो, 0 दशमलव होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 3, इसको मैं लिख सकता हूँ PQR/9 और 9। इसको कैसे लिख सकते हैं? अब इसको लिखेंगे हम PQ। ठीक है, PQ माइनस P बटा Q के ऊपर एक बार बार है, तो यहाँ पर आएगा 9 और 0। अब यहाँ Q के ऊपर बार था तो यहाँ इसका एक 9 आ गया, और इससे पहले एक संख्या थी जो बिना बार वाली थी, तो यहाँ पे 0 आ गया। अभी जैसे इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, PQR माइनस, यहाँ घटा दे किसको है? जिसके ऊपर बार नहीं लगा। यहाँ बार किसके ऊपर नहीं है? P और Q के ऊपर, तो PQ को घटा दिया। ठीक है, बार कितने पे है? 1 पर, तो यहाँ आएगा 9, और कितने पर नहीं है? 2 पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 ठीक है, उसके बाद आ जाओ इस वाली संख्या पर, दोनों सेम ही हो गई। नहीं, यहाँ पर Q और R के ऊपर है। ठीक है, इसको कैसे लिखूंगा मैं? इसको भी सेम वही PQR फिर माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर किसको घटाते हैं? जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ बार किस पे नहीं है? P पर, तो P को घटा दिया। फिर अपॉन में क्या आएगा? Q और R दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो यहाँ आ जाएगा 99, और जिस पे बार नहीं है उसके लिए यहाँ आ जाएगा 990। के बाद इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? PQRS माइनस PQ, और अपॉन में क्या आ जाएगा? R और S के ऊपर बार है तो 9 और किस किस के ऊपर नहीं है? P और Q, जाएगा 0। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बता दिया आपको डायरेक्ट, इसको चाहो तो आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इससे आपका आंसर निकल जाएगा डायरेक्ट भी। पर ये कब काम का आएगा? जब यहाँ पर दशमलव से पहले क्या हो? 0 हो। और दशमलव के बाद 0, जैसे अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लूँ तो आपका यहाँ पर है 2.23 और 2.3 के ऊपर क्या है? बार। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ मेरे इस तरीके से तो कैसे लिखूँगा? 2.23 माइनस किन किन के ऊपर बार? हाँ, तो मैंने बोला था आपको कि जिसके ऊपर बार नहीं है वो संख्या घटानी है। तो किसके ऊपर बार नहीं है? 2 के ऊपर, तो 2 को घटा दिया, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 और 3, यानी कि दो संख्याओं के ऊपर है, तो ये 9 और 9। 223 में से 2 गए तो यहाँ आएंगे 221, और अपॉन में क्या जाएगा? 99। यानी कि ये वाली संख्या भी आपको इस ट्रिक से लिख सकते हो आप। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है, ध्यान रख लेना आप। ठीक है, तो इस वाली ट्रिक से आपका काम बन जाएगा। और बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आपका ये वाला मेथड तो है ही। अब चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है अपना परिमेय संख्याओं के दक्षांश प्रसार पर महत्वपूर्ण प्रमेय। ठीक है, एक प्रमेय आ गई, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। दो प्रमेय दे रखी है इसने यहाँ पर, देखना। प्रमेय नंबर 1 कौन सी है? माना x क्या है? एक परिमेय संख्या है जिसका, एक का खा गया, जिसका दक्षांश प्रसार शांत है, तब x को p/q रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q सह अभाज्य तथा q का अभाज्य गुणनखंडन
2 की पावर n और 5 की पावर m रूप में होगा, जहां n व m ऋणोत्तर पूर्णांक है। सबसे पहली बात, सहभाज्य तो मैं बता ही चुका हूँ, आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगी। प्रसार शांत का मतलब यानी कि वो दशमलव के बाद कुछ संख्याओं तक जाएगा और फिर रुक जाएगा। और गुणनखंडन 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में होगा, और n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक। अब यहाँ मैंने ऋणोत्तर बताया था आपको, ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, ठीक है। इसमें नॉन नेगेटिव में आपका जीरो भी शामिल होता है, जबकि अगर मैं बोलूँ धनात्मक पूर्णांक तो वहाँ जीरो शामिल नहीं होगा, लेकिन जब मैं ऋणोत्तर या नॉन नेगेटिव बोलता हूँ तो जीरो भी शामिल होता है। तो एक एग्जाम्पल दिया है इसने कि अगर आपकी एक परिमेय संख्या है और उसका प्रसार क्या है, शांत है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, हमेशा शांत प्रकार का ही। तो ये परिमेय संख्या ले ली 0.104, इसको लिखेंगे तो 104 बटा दशमलव हटाया 1000 आ गया। तो नीचे क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को किस प्रकार लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया 1000 को, जहाँ पर n का मान तो कितना है 3, m का मान कितना आया 3, ठीक है। तो ये अगर शांत वाली है यानी कि परिमेय संख्या है तो उसको दशमलव के रूप, नीचे जो हर है उसका 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में मैं उसे लिख सकता हूँ। प्रमेय 2 क्या है, प्रमेय 1 की ही विलोम है कि माना x बराबर p बाई क्यू एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है, जहाँ n व m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तब x का दक्षांश प्रसार होगा जो कि क्या होगा, शांत, ठीक है। परिमेय संख्या है तो अगर मैंने उसको 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में लिख दिया तो उसका प्रसार कैसा होगा, शांत प्रकार का हो। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, मतलब अपोजिट तो क्या कहें, बोथ साइड्स प्रूफेबल हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट से सेकंड साइड में जाऊँ मैं, फर्स्ट से सेकंड जाऊँ तो भी सत्य है और सेकंड से फर्स्ट पे आऊँ तो भी सत्य है, ठीक है। इन्वर्सली जैसे भी आप समझो, ठीक है, आप समझते हो ये सब चीज़ें। के बाद बात करें हम 1.3, अगला पॉइंट है हमारा संख्या रेखा पर विभिन्न संख्याओं का निरूपण या रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो वास्तविक संख्या रेखा पर विभिन्न संख्याओं को किस प्रकार दर्शाते हैं तो उसके बारे में है ये। संख्या रेखा पर विभिन्न संख्याओं के निरूपण निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले लिया मैंने 1.3.1 संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं का निरूपण, यानी कि हम परिमेय संख्याओं को यानी कि रेशनल नंबर्स को वास्तविक संख्या रेखा पर किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं के बारे में है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, यानी कि वास्तविक संख्या रेखा पर रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट। एक परिमेय संख्या या तो क्या होगी, पूर्णांक होगी या दशमलव होगी, संख्या रेखा पर निम्न प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि परिमेय संख्या जो होती है आपकी या तो पूर्णांक होगी या फिर दशमलव संख्या होगी, और कैसी दशमलव संख्या होगी, शांत दशमलव संख्या, यानी कि दशमलव के बाद उसका प्रसार रुक जाएगा, ठीक है। तो पूर्णांक के लिए एक रेखा XY खींची जिसके दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। रेखा पर बिंदु O लेंगे जो कि पूर्णांक 0 को निरूपित करेगा। O के दोनों ओर बराबर समान दूरी पर निशान लगाएंगे। O के दाईं ओर निशान क्रमशः धनात्मक पूर्णांकों 1, 2, 3, 4 को तथा O के बाईं ओर निशान क्रमशः ऋणात्मक पूर्णांकों -1, -2, 4 को निरूपित करते हैं। क्योंकि रेखा XY को दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। यह आ जाएगी आपकी वास्तविक संख्या रेखा। ये मैंने यहाँ पे बीचों बीच क्या लगाया, इसको O बिंदु, जो किसको निरूपित करेगा, 0 को। दाईं ओर है धनात्मक पूर्णांक, बाईं ओर है ऋणात्मक पूर्णांक, और यहाँ पे बहुत अधिक दूरी पर है प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर बहुत अधिक दूरी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। फिर अगर नीचे चले अपन, हाँ, दशमलव के लिए हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं यानी कि दशमलव संख्याएं विद्यमान होती है, इसलिए दशमलव संख्या को भी संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, परंतु यह एक जटिल विधि है। आवर्धन शीशे यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से दशमलव संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने की विधि उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम यानी कि प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहलाती है। इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है, यानी कि प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन
विधि का हम उपयोग करेंगे दशमलव संख्या को वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित करने। एग्जाम्पल नंबर 4, संख्या रेखा पर 3 दशमलव स्थानों तक 6.37 बार को निरूपित करना है। अब 6.37 बार, अब ये 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है, और इसने फिक्स कर दिया कि 3 दशमलव स्थान लेने हैं। ठीक है, वैसे ये संख्या तो काफ़ी आगे तक जा रही है क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार, लेकिन उसने फिक्स कर दिया कि 3 दशमलव स्थान तक लेना है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 6.3777, तो 6 और 7 के अब इसने इस संख्या के बारे में बात की है। ठीक है, 3 तक लेनी है, यानी कि दशमलव के बाद 3, यानी 3, 7 और 7 यहाँ तक लेनी मुझे, यहाँ तक। ये पीछे वाली संख्या को आप भूल जाओ। ठीक है, इसको नहीं देखना। 6.377 की बात करनी है, तो 6 और 7, अब ये वाली जो संख्या है ना आपकी, ये किसके मध्य में है, 6 और 7 के बीच में, इसलिए सर्वप्रथम संख्या रेखा पर 6 और 7 को निरूपित कर देंगे। ठीक है, तो मेरा 6 और 7 कहाँ मिल गया मुझे, ये रहा अपना 0 मूल बिंदु, और इसके राइट साइड में 6 और 7। ठीक है, ये 6 और 7 को मैंने देख लिया। अब इसके बाद क्या है कि अब 6 और 7 को अपन ने रिप्रेजेंट कर लिया था, तो यहाँ पर ये था मेरा 6, यहाँ पर तो था 6, और यहाँ पर था 7। ठीक है, अब 6.3 जो होगा आपका 6 और 7 के बीच में स्थित होगा, तो इसलिए 6 और 7 के बीच के भाग को 10 बराबर भागों में बांटेंगे और 6.3 को भी निरूपित कर लेंगे। अब 6 और 7 के बीच के जो भाग है, जैसे 6.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 10, यानी कि 7 आ गया, तो 10 बराबर भाग में बांट दिया, यानी कि 6 से 7 के बीच के भाग जो थे, 6 और 7 के बीच के पूरे हिस्से को, यानी कि पूरे रेखाखंड को हमने कुल कितने 10 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, उसमें मुझे क्या लेना है, 6.3 को लेना है, तो 6.3 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, 6.1, 6.2 और 6.3। ठीक है, उसके बाद 6.37, अब इसको निरूपित करना है, तो 6.3 और 6.4 के बीच में, 6.3 और 6.48 के बीच में स्थित होगा, इसलिए 6.3 और 6.4 के बीच के भाग को पुनः 10 बराबर भागों में क्या करेंगे, विभाजित कर लेंगे। ठीक है, अभी 6 और 7 के बीच की बात करी थी, अब 6.3 और 6.4 की बात करेंगे। ये रहा मैंने, अब इसको इसी 6.3 और 6.4 वाली लाइन आपकी इतनी सी थी, इसको मैंने मैग्नीफाइन किया और बढ़ाया, ये रहा मेरा 6.3 और ये रहा मेरा 6.4। इसी को बराबर कितने भागों में बांटा, 10 भागों में, 6.3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 6.4। अब मुझे निरूपित किसको करना था, 6.37 को करना था। 6.37 आपका ये रहा, इस जगह पे आएगा। ठीक है, उसके बाद 6.37 और वापस 7 है। ठीक है, तो 6.37 और 6.38 के बीच में होगा, कौन, 6.37 और 7, 6.37 और 6.38 के बीच में होगा। 6.37 और 6.38 के बीच के भाग को पुनः 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। अब इस बार क्या लिया मैंने, ये तो 6.37 और ये रहा मेरा 6.38, ये रहा, इन दोनों के बीच के जो रेखाखंड है उसको वापस से बांटा, 6.37 ये रहा, 6.38 ये रहा, 10 भागों में बांटा, मुझे कौन सा हिस्सा लेना है, 3, 7 और 7। ठीक है, तो 3, 7, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि मुझे ये वाली संख्या लेनी है। ठीक है, तो इस प्रकार 6.37 बार को दशमलव के 3 स्थान तक संख्या रेखा पर अपन ने निरूपित कर लिया। ये 6.377 और 6.378 के मध्य में बताया अपन ने इसको, क्यों बताया, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ था, बार। 6.377 तो ये रहा आपका, लेकिन इस वाले 7 के ऊपर क्या था, बार। ठीक है, बार था, तो अपन इसको कैसे निरूपित करेंगे कि 6.377 व 6.378 के मध्य में कहीं पर पाया जाएगा। 377 और 378 ये रहा आपका 378 यहाँ पर, इन दोनों के बीच में जो है आपकी
ये वाली संख्या मिलेगी। ठीक है, अब इसको एग्जैक्ट इसलिए नहीं दिखा पा रहे अपन क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ठीक है, और उसने बोला था अपन से कि 3 स्थान तक बताना है, तो 3 स्थान तक बता दिया। नोट, 3 स्थान से अधिक स्थान के लिए उपरोक्त प्रक्रिया को आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे अगर इसको 4 स्थान की बोलता, इन दोनों को वापस से डिवाइड करते 10 भागों में, फिर वापस 7वां ले लेते, फिर डिवाइड करते, फिर 7वां हिस्सा ले लेते। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आगे जाता रहेगा। उसके बाद है आपका बिंदु 1.3.2। ठीक है, तो संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण। अभी तो अपन ने किसका किया था, अब वैसे अभी जो अपन ने ऊपर ली थी वो भी अपरिमेय संख्या ही थी, क्योंकि उसका दशमलव प्रसार कैसा था, अशांत था, यानी कि वो आगे जा रहा था। तो अब संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि अपरिमेय संख्याओं को आपको कैसे दिखाना है। मान लेते हैं रूट n, जहाँ n क्या है, कि आपका धनात्मक पूर्णांक है, रूप की कुछ अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निम्न प्रकार निरूपित किया जा सकता है। स्टेप 1 क्या है, देखो स्टेप 1 क्या लेंगे हम, सर्वप्रथम बिना वर्गमूल चिन्ह के दी गई संख्या को दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के योग के रूप में लिखेंगे, माना a और b, जहाँ a का मान क्या है आपका b से बड़ा है। मतलब जैसे रूट n आपकी संख्या है, तो जो संख्या n है ना, उसको हम किन दो संख्याओं के प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक यानी कि आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपके 1 से। ठीक है, तो किन दो संख्याओं के योग के रूप में लिख सकता हूँ मैं, तो मैंने लिख देंगे उसको। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2, अब संख्या रेखा पर O यानी कि मूल बिंदु से शुरू करके इन दोनों प्राकृतिक संख्याओं के बराबर दूरी इस प्रकार लेते हैं कि वह की एक दूरी दूसरी पर लंब हो। ठीक है, जैसे मान लो अपनी संख्या थी √n। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि n को मैं इस प्रकार लिखा, मैंने a² + b² के रूप में, है ना। अब ये कह रहा है कि मूल बिंदु से शुरू करना है, तो मूल बिंदु ये रहा मेरा O, से शुरू करके दोनों प्राकृतिक संख्याओं के बराबर दूरी पर इस प्रकार लेते हैं कि एक दूसरे पर लंब हो। a दूरी संख्या रेखा पर और b कैसे लेनी है, ऊर्ध्वाधर। यानी कि मैं a दूरी चला O से सीधे हाथ की तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने a दूरी की एक लाइन बना ली, और इसी के 90 डिग्री पर b दूरी की एक लाइन और बना ली। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 है मेरा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से O भी ज्ञात कर लेंगे। तो ये O से B की दूरी पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में a² + b² से ये अपन दूरी OB भी निकाल लेंगे। स्टेप 4 क्या है, अब O को केंद्र लेकर OB त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। O को केंद्र माना, OB त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे, तो यह आपका चाप इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, ये चाप जहाँ पर काटेगा आपका बिंदु C पर। ठीक है, तो रेखा को माना C पर काटता है, इस प्रकार बिंदु C संख्या रेखा पर √n की स्थिति को दर्शाएगा। यानी कि जो O से C की दूरी है आपकी, O से C की जो दूरी है वो के बराबर है आपकी √n की। ठीक है, तो इस प्रकार अपन एक अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। क्या ये एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 5, √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब यहाँ पर 2 को मैंने बताया था √n। ठीक है, √n में से n को हम दो संख्याओं के वर्गों के रूप में व्यक्त करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के रूप में। 2 को किस प्रकार लिखेंगे, 2 = 1 + 1 या 1² + 1², दो संख्याओं के वर्गों के रूप में बता दिया। तो माना a बराबर तो क्या मान लिया 1, और b बराबर क्या हो गया 1। अब संख्या रेखा पर OA और AB दोनों 1 यूनिट और 1 यूनिट को निरूपित करेंगे। कैसे आएगी ये, ये आएगी आपके कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार खींचिए कि AB किस पर लंब हो, आपका OA पर लंब हो। तो देखो OA कितनी इकाई की थी, 1 इकाई की, और AB कितनी इकाई की थी, 1 इकाई की। ये 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट। देखने में थोड़ी छोटी बड़ी लग रही है, लेकिन जब आप अपने हिसाब से बनाओ तो आप जो भी स्केल लो, 1 सेंटीमीटर,
जितना भी मानो आप, तो ये भी एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है, तो ये मेरी ओ भी जो दूरी होगी ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, √2। फिर ओ को केंद्र मानकर ये मैंने चाप बनाया, चाप बनाएंगे तो वो ये जहाँ पर कट करेगी माना बिंदु पर, ओ से पी की दूरी कितनी होगी आपकी, √2। ओ बी को मिलाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से ओ बी का मान कितना आ जाएगा, √OA² प्लस OB², जो कि किसके बराबर होगा, √2 के। बता ही दिया मैंने आपको, √2 को निरूपित करेगा, यानी कि दूरी जो OP है आपकी, OP दूरी वो किसको निरूपित करेगी, आपको √2 को निरूपित करेगी। उसके बाद एक प्रमेय है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है, साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। ठीक है, क्या थ्योरम थी ये कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को एक संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है, यानी कि हर वास्तविक संख्या के लिए वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होगा और हर बिंदु के लिए एक वास्तविक संख्या भी। ठीक है, दोनों साइड से बता सकते हैं अपन। के बाद है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी कि वास्तविक संख्याओं पर हम कौन कौन सी ऑपरेशंस लगा सकते हैं, यानी कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो इसमें कौन कौन सी ऑपरेशंस आ जाएगी, आपका वास्तविक संख्याएं गुणात्मक योगात्मक संक्रियाओं के लिए क्रम विनिमय साहचर्य वितरण नियमों को क्या करती है, संतुष्ट करती है। के अतिरिक्त यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते, घटाते, गुणा या भाग शून्य को छोड़कर, ये चीज़ आपको ध्यान है, शून्य को तो छोड़ना ही होगा, तब हम एक पुनः एक परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं, अर्थात परिमेय संख्याएं योग अंतर गुणा तथा भाग के सापेक्ष क्या होती है, संवृत। परिमेय संख्याएं योग अंतर गुणा तथा भाग के सापेक्ष संवृत क्लोज्ड होती है, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का योग अंतर गुणा या भाग करोगे आप तो वापस से आपको एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्याएं भी गुणात्मक तथा योगात्मक संक्रियाओं के लिए क्रम विनिमय साहचर्य तथा वितरण नियमों को क्या करती है, संतुष्ट करती है। जबकि यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा या भाग करें, तब हम सदैव एक अपरिमेय संख्या प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या तो जो होती है आपकी वो संवृतता नियम का पालन करती है। संवृतता यानी कि दो परिमेय संख्याओं को लोगे, में ऑपरेशन लगाओगे तो आपको वापस परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्याओं के साथ ऐसा नहीं है। अपरिमेय संख्याओं में आप दो अपरिमेय संख्याओं को लोगे तो जरूरी नहीं कि आपको अपरिमेय प्राप्त हो। जैसे √5 को लिया मैंने और माइनस का √5 को लिया, दोनों अपरिमेय हैं, 0 मिला जो कि कैसा है, परिमेय। उसी प्रकार √15 लिया, दूसरा भी √15 लिया, दोनों अपरिमेय थी, दोनों का भाग लगाया लेकिन एक मिला जो कि क्या है, परिमेय हो गया। √3 अपरिमेय है, अतः 5 + √3 भी क्या है, अपरिमेय। यहाँ पर इसने क्या कर लिया, हाँ यहाँ पर 5 तो परिमेय था और √3 अपरिमेय था, परिमेय और अपरिमेय को मिलाया तो क्या मिला मुझे, अपरिमेय। √3 क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार रखता है। ठीक है, तो नोट क्या बनेगा आपका, √3 अशांत अनावर्ती दशमलव, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, अगर ये शांत होता तो परिमेय हो जाता, अशांत है। ठीक है, तो ये आपका अपरिमेय है। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर अपरिमेय होता है। ठीक है, परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं हम, परिमेय संख्या को आप अपरिमेय संख्या से जोड़ोगे या घटाओगे तो क्या मिलेगी, आपको अपरिमेय मिलेगी। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ, इससे अपरिमेय संख्या, अपन को क्या मिलेगा, हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड है, एक अशून्य परिमेय संख्या की
एक अपरिमेय संख्या के साथ गुणा या भाग अपरिमेय होगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो एक परिमेय संख्या ली मैंने, परिमेय संख्या, उसका या तो मैं गुणा करूं या या तो गुणा करूं या भाग करूं, इससे अपरिमेय संख्या क्या मिलेगा मुझे? हमेशा अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन ध्यान रखनी है, अशून्य परिमेय संख्या लेनी है। यानी कि आपने शून्य को इंक्लूड कर लिया तो आपका ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को योग, अंतर, गुणा या भाग करते हैं तब परिणाम परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा या भाग करें तब परिणाम या तो परिमेय होगा या अपरिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो परिमेय परिमेय के लिए तो फिक्स है, लेकिन परिमेय और अपरिमेय के लिए थोड़ा सा डाउटफुल कंडीशन बनती है। ये जो नोट मैंने आपको बताया है ना, एक क्वेश्चन आपको कथन के रूप में भी पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो दे देगा आपको कि दो मतलब निम्न में से कौन सा कथन सही है या सही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से असर्शन रीजनिंग में वो आपसे क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए हम दो पूर्णांक संख्याओं q और r को इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि a बराबर किसके है? आपका पी क्यू प्लस आर के, जहाँ r का मान 0 और b के बीच में वेरी करेगा। यहाँ a क्या है? भाज्य, क्या है? भाजक, q क्या है? भागफल, और r क्या है? आपका शेषफल। अर्थात भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस। तो इस प्रकार से ध्यान रखना आप, इसने यहाँ पे दिखा भी रखा है। 3 तो जो है आपका भाजक है, 2 जो है आपका भागफल हो गया, 7 क्या हो गया? आपका भाज्य हो गया। भाज्य यानी कि जिसमें हम भाग लगा रहे हैं, भाजक यानी जिसका भाग लगा रहे हैं। एक क्या होगा? आपका शेषफल हो गया। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है आपको, तो ये इस प्रकार डायग्राम बना के और इस वाले डायग्राम को ध्यान से भी क्वेश्चन पूछता है वो, सीटेट वगैरह में भी काफ़ी क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। के बाद इसने क्या है? एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6। किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग निम्न में से किस रूप में हो सकता है जहाँ क्या है? m एक पूर्णांक है। यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग निम्न में से किस रूप में हो सकता है? इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे? धनात्मक विषम पूर्णांक, अब देखो धनात्मक विषम पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एक से। एक क्या है? आपका धनात्मक भी है, विषम भी है और पूर्णांक भी। 3 भी क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। 9, इसके बाद 5 भी क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, अब देखना m क्या है? यहाँ पर एक पूर्णांक है ना? तो पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होंगे आपके? m के मान स्टार्ट हो सकते हैं 0, 1, नेगेटिव भी जा सकता है। ठीक है, तो पूर्णांक नेगेटिव भी होते हैं अपने। अगर मैं इसमें देखो 3 और 4 तो आपका आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, पहली बात तो जैसे विषम पूर्णांक लिया अपन ने, 3 का स्क्वायर किया वर्ग, तो क्या मिला मुझे? जो कि क्या है? एक विषम संख्या। वर्ग करने पर विषम संख्या ही प्राप्त हो रही है। जैसे 5 का स्क्वायर करो आप, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 25। क्या मिली? विषम संख्या। 1 का करोगे 1, वो भी विषम संख्या। इसके आगे आएगा 7 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 49, वो भी क्या है? विषम संख्या। सम संख्या तो प्राप्त होने से रही, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो हो गया आपके गलत। ठीक है, बचा पहला और दूसरा, जो कि दोनों क्या है? विषम। अब वर्ग की बात कर रहे हैं हम, तो जैसे 1 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो क्या आएगा? 1, 3 का स्क्वायर किया कितना आया? 9 आया। अब 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों से प्राप्त होना चाहिए m के अलग अलग मान के लिए। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा प्राप्त दोनों से। जैसे m का मान अगर मैं यहाँ पर मान लो 2 रखूँ, m का मान 2 रखने से यहाँ से 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर मैं m का मान 2 रखूँ
नहीं, m का मान 2 रखने से प्राप्त नहीं हो रहा, 4 रखना पड़ेगा। यहाँ m का मान 4 रखना पड़ेगा और यहाँ m का मान 2 रखने से प्राप्त हो रहा है मेरा, ठीक है। 3 का वर्ग 9 प्राप्त हो रहा है। लेकिन बात है संख्या 1 की, 1 कैसे प्राप्त हो? यहाँ m का मान 0 रखूँ तो मुझे 1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं m का मान 0 रखूँ तो मुझे 1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अब 1 और 2 में कन्फ्यूजन हो गया। तो अगर आपका ऑप्शन जैसे यहाँ पे भी कोई सम संख्या होती तो इन दोनों में से एक सही हो जाता, उसको भी हम क्रॉस आउट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये कट नहीं रहे, तो यहाँ पे अपन को सॉल्यूशन ही देखना पड़ेगा। माना ए क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तब ए को बी से विभाजित करने पर, ठीक है, ए को बी से विभाजित करेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे, ए में बी का भाग लगा रहे हैं, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर का मान क्या है, 0 से बी के बीच में होगा। किससे आया? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब क्या करेंगे कि b बराबर मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो a बराबर 2q प्लस आर, जहाँ पर r का मान क्या है, 0 से 2 के बीच में आएगा। r का मान क्या क्या हो सकता है, क्योंकि r क्या कैसा होगा, हमारा पूर्णांक होगा, तो 0 से 2 के बीच में जहाँ पे 0 भी शामिल है, क्या क्या होंगे, 0 और 1। 2 इसलिए लिया क्योंकि 2 शामिल नहीं होता। यदि r बराबर 0 है तो a बराबर क्या आ जाएगा, 2q आ जाएगा। r का मान 0 रख दिया, 2q, जो कि क्या है, 2 से विभाज्य है, क्योंकि क्या हो जाएगा, सम संख्या मुझे लेनी नहीं है, क्योंकि वर्ग क्या आएगा, विषम संख्या। r बराबर 1 लिया मैंने तो a बराबर आया 2q प्लस 1, जो कि क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है, यानी कि कैसी है, विषम संख्या। अब चूंकि a क्या है, विषम है, इसलिए यह 2q रूप का नहीं हो सकता। तब कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किस प्रकार का होगा, 2q प्लस 1 का होगा, इस प्रकार का होगा। a का स्क्वायर करना है मुझे, ठीक है, संख्या a क्या है, मेरी विषम है और विषम संख्या का वर्ग इसने पूछा है। 2q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, 2ab से ये मिला मुझे, ये b स्क्वायर आ गया। कॉमन लिया तो q स्क्वायर प्लस q को मैंने क्या मान लिया, m मान लिया, ठीक है। वापस से एक और नई संख्या तो 4m प्लस 1 के रूप में मिल गया। अतः किसी पूर्णांक m के लिए किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किस प्रकार का होगा, आपका 4m प्लस 1 रूप का होगा। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका, 4m प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा गया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चाहो तो आप इसे ध्यान भी रख सकते हो, डायरेक्ट भी, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन और डेफिनेटली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। के बाद आती है आपकी अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय या आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल बेसिक थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय को अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय भी कहेंगे। मूलभूत प्रमेय को, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय को अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं। यानी कि मिश्रित संख्या जो होगी उसको हम अभाज्य के अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक से बड़ी पूर्णांक संख्या जो होगी या तो अभाज्य संख्या या फिर अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक है। एक से बड़ी पूर्णांक संख्या की बात कर रहा है ये, तो एक से बड़ी जैसे मान लो, एक से बड़ी जैसे 3 ले लिया मैंने। अब 3 को कौन से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखोगे, 3 की पावर 1। 5 ले ली मैंने, 5 को कैसे लिखोगे, 5 की पावर 1, ठीक है। तो या तो अभाज्य संख्या के रूप में या फिर अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 इंटू 11 22 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 या 11 इंटू 2 22, ठीक है, क्रम को छोड़ते हुए। 6 को 3 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ 2 और 3 क्या है, अभाज्य है। 15 को 3 इंटू 5 के रूप में, जहाँ पर 3 और 5 क्या है, अभाज्य है। नोट, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है, अद्वितीय होता है। अभाज्य संख्याओं 2, 2 और 3 को परस्पर गुणा करके क्या बना, 12 बन गया। तो 12 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू, यह सही है। वास्तव में इसे आप इस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार की, 2 की पावर 2 इंटू 3। उसके बाद चले हम, यह भी 2, 2 और 3 का क्या है, एक अद्वितीय संयोजन होगा। नोट, इसमें 4 इंटू 3 नहीं लेंगे क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट अपन 4 इंटू 3 नहीं करेंगे, ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि 2 क्या है, आपकी सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं की घात के रूप में अपन निरूपित करेंगे। जैसे 4 इसलिए लिखते क्योंकि 4 कैसी हो जाएगी, आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी।
ठीक है। इसी प्रकार अगर 3 के ऊपर कोई घात होती, जैसे मान लो 3 के ऊपर भी 2 होता, तो मैं इसको 4 × 9 के रूप में नहीं लिखता। मैं लिखूंगा कैसे, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। फिर 2 और 3 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में अपन उसको लिखेंगे। के बाद अगर हम चलें तो है घातांक के नियम। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, घातांक के नियम से, यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से। पहला नियम क्या है घात का, कि आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो घातें क्या हो जाएगी आपकी, जुड़ जाएगी। दूसरा नियम है ए की पावर m फिर उसकी पावर n है, तो दोनों क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। ए की पावर m अपॉन ए की पावर n है, आधार समान है लेकिन अंश और हर में है, तो जब ये हर वाला ऊपर जाएगा माइनस में, तो ए की पावर m-1 m-n, जहाँ पर m बड़ा है n। नंबर 4 में आ जाएगा आपका ए की पावर m बी की पावर m ए बी की पावर m। आधार अलग अलग है, घात समान है, तो इसका लिख सकते। ए की पावर -m हो तो इसको लिखा जा सकता है 1 ए की पावर m। नंबर 6 है ए की पावर m/n को हम लिख सकते हैं, हाँ, ए का nवां मूल और उसकी पावर m। ठीक है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए का nवां मूल, मतलब ए की पावर m का nवां मूल। इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 5 की पावर 3/7। ठीक है, तो मैं इसी को जब मैं इसके इस फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा कि 5 का 1/7वां मूल है ना, और का है ये 5 का घात कितनी, को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 का 1/7वां मूल और इसकी घात 3। ठीक है, ये इसी का एक एग्जाम्पल हो गया आपका। यहाँ ए बी एन तथा एम क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यहाँ ए को आधार और एम और एन को क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि आधार और घातांक क्या होता है। आधार तो नीचे बेस होता है और घात उसके ऊपर जो भी अपन घात लगाते हैं। एग्जाम्पल 17 की पावर 2 और 17 की पावर -5। आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, 2 -5 -3। ठीक है, अब ये -3 घात है तो ये 1 में चली जाएगी। ठीक है, तो ये 1 में जाते ही घात धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है 5 की पावर 2 और उसकी पावर -7, तो दोनों गुणा हो जाएंगी, 5 की पावर -14, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/5 की पावर 14। थर्ड है आपका 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 2 की पावर 3/3 जो कि 2 की पावर 1 है, तो हम लिखते हैं 2। के बाद है अपना निम्न का मान ज्ञात करना है। पहला एग्जाम्पल है अपना 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, 2/3 + 1/5। एलसीएम लेंगे कितना, यहाँ 2 की पावर 13/15। पीछे लिख दिया इसने, आधार समान घातें जुड़ जाए। सेकंड है आपका 1/3 की पावर 3 उसकी पावर है 7। तो मैंने 7 की पावर को नीचे लिया। ठीक है, तो ये 7 पावर 1 के ऊपर भी लगेगी, ये इस वाले 3 की पावर 3 के ऊपर भी लगेगी। तो जब 1 के ऊपर 7 लगाएंगे तो 1 एज इट इज़, और ये 7 इसके ऊपर लगाएंगे 3 × 7, तो कितना जाएगा 1/3 की पावर 21। 3 की पावर ये 21 ऊपर जाएगा अंश में, तो 3 की पावर -21 बन जाएगा, क्योंकि ये इसने ये वाला रूल काम में लिया। थर्ड वाला है आपका 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। हर वाले को ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर आई पावर माइनस में आ गई। ठीक है, आधार समान है, घातें जुड़ेगी, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 11 की पावर 1/4। ये वाला रूल काम आया। नंबर 4 पर है 7 की पावर 1/2 8 की पावर 1/2। घातांक समान है, आधार अलग अलग है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आधार गुणा हो जाएंगे और ये घात 1/2 आ जाएगी। तो 7 × 8 कितना हो जाएगा 56 और उसकी पावर 1/2। ये वाला नियम काम में लिया। इसके बाद चलें हम हर का परिमेयकरण, यानी कि रेशनलाइजिंग द डोमिनेटर। जब एक व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला एक पद होता है या कोई संख्या करणी चिन्ह के अंदर हो, तब इसे एक ऐसे तुल्य व्यंजक जिसका हर एक परिमेय संख्या है में रूपांतरित करने की क्रियाविधि को हर का परिमेयकरण कहा जाता है। हर का परिमेयकरण करने के लिए अंश व हर दोनों में हर के संयुग्म से गुणा करके सरल करते हैं, उसे प्राप्त व्यंजक का हर एक परिमेय होती है।
जैसे एग्जाम्पल देख लो डायरेक्ट, 1/√a माइनस बी के हर का परिमेयकरण करने के लिए इसको √a+b अपॉन a+b से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, जहाँ a और b क्या है आपके, यानी कि इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, जो हर में लिखा हुआ है, यहाँ अगर माइनस है तो प्लस वाला लेंगे, दोनों से गुणा कर देंगे, अगर यहाँ प्लस वाला होता तो माइनस हर में गुणा कर देंगे। इसी का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, 1/√5 प्लस √2 के हर का परिमेय करने पर प्राप्त संख्या कौन सी हो। तो कैसे करा, √5 प्लस √2 था, किससे गुणा करेंगे, √5 माइनस √2 बटा √5 माइनस √2, ये 1 से गुणा होकर एज इट इज़ रह गया, और ये क्या बन जाएगा आपका a+ इंटू a माइनस, जो कि क्या होता है आपका a² माइनस स्क्वायर के बराबर। तो किया तो ये बन गया a² माइनस b², ठीक है, ये तो कर ही दिया था अपन ने। तो √5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5, √2 का वर्ग हो जाएगा 2, पर अंश एज इट इज़ 5 माइनस 2 3, तो ये क्या हो गया आपका परिमेयकरण का, इस अपरिमेय संख्या का परिमेयकरण करने पर ये संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, यहाँ हमारा जो पहला टॉपिक था, टॉपिक फर्स्ट, तो आप बोलो नंबर सिस्टम, या शायद उस पर नाम कुछ और था, नंबर सिस्टम बोल सकते हो आप, है ना, पर ये आपका पहला टॉपिक जो था आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस वाले टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े कॉन्सेप्चुअली अच्छे क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो आपको परेशान कर सकते हैं एग्ज़ाम में हो सकता है आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो। ठीक है, सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा भी मतलब देख लेंगे उस हिसाब से कितने क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में डिसाइड नहीं कर रहा हूँ पहले से। ठीक है, अच्छे अच्छे आए हुए क्वेश्चंस या जो भी अच्छे क्वेश्चंस बनते होंगे टॉपिक के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा अगली वीडियो में। ठीक है, इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस खत्म होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, सेम यही रहेगा, पहले थ्योरी देखेंगे, उसकी थ्योरी यानी कि कौन कौन से नियम वगैरह सिद्धांत वगैरह उसमें काम में आ रहे हैं, बाद हम जो है एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस स्टार्ट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ।